आज और कल नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। 850 से अधिक अधिकारी करेंगे शिरकत। आज रायबरेली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या राम मंदिर धन गबन मामले में 18 आरोपियों की रिमांड पर रही। 5 सितंबर को अगली पेशी। जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परीक्षा रद्द करने की मांग हो पर होगी बहस। गौतम बुद्ध नगर में 13 दिनों तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू। बिना अनुमति 5 या अधिक लोगों के जुटने पर रोक। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां पुलिस की संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। किंग ऑफ उत्तराखंड बताने वाला जगजीत गिरफ्तार किया गया है। जग्गा समेत 2 साथियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूमि और पारिवारिक विवादों में दखल देने का ये बड़ा आरोप लगा है। लोगों को डराने, धमकाने, मारपीट के आरोप लगे हैं। अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग में शामिल थे तीनों। जग्गा और उसके 3 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट केस दर्ज किया गया है। साल 2016 से 2026 तक 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जग्गा के घर से किंग ऑफ उत्तराखंड लिखा बोर्ड बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साल 2016 से 2026 तक 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जग्गा के घर से किंग ऑफ उत्तराखंड लिखा हुआ बोर्ड बरामद किया गया है। तो ऋषिकेश से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस की संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर कहा कि राज्य में 4 धाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए ये पोस्ट साझा किया है, जहां बताते चले कि पोस्ट में कहा कि राज्य में 4 धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है और यात्रा के 125 दिनों में अब तक 48,04,897 श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 5,22,634 से अधिक है। इस बार यमुनोत्री धाम में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 6,68,000 के पार पहुंची हुई है। और वहीं बद्रीनाथ में धाम में 16,54,000, केदारनाथ धाम में 14,65,000 और इसके साथ ही गंगोत्री धाम में 7,47,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकार के मुताबिक 4 धाम यात्रा में बढ़ता श्रद्धालुओं का आंकड़ा देवभूमि के लिए देश भर की आस्था को दर्शाता है। बेहतर यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की आस्था को यात्रा की सफलता का प्रमुख कारण बताया है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट साझा किया है और उन्होंने बताया है कि इस यात्रा के 125 दिनों में 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले की तुलना में 5,22,000 से ज्यादा अधिक है। और इसी क्रम में ये एक नया रिकॉर्ड बना है। तो बद्रीनाथ धाम में 16,54,000, केदारनाथ में 14,65,000 श्रद्धालु और श्री गंगोत्री धाम में 7,47,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड के धामों के प्रति देश भर की बढ़ती आस्था निश्चित रूप से गौरव का विषय है। और 4 धाम यात्रा की सफलता श्रद्धालुओं की अपार स्नेह, प्रेम और आस्था का एक प्रतीक है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट साझा कर तमाम बातों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड में विकास हो रहा है। इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता से ये काम हो रहा है। और इस यात्रा काल के 125 दिनों में 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम के यात्रा दर्शन कर चुके हैं, जो कि 4 धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बद्रीनाथ धाम में 16,54,000, केदारनाथ धाम में
14,65,000 और गंगोत्री धाम में 7,47,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और वही रुड़की में आयोजित उत्तराखंड नेप कॉन्क्लेव 2026 में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय से नेप 2020 के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए ठोस और समयबद्ध रोड मैप तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, उद्योग की जरूरतों और भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए। विश्वविद्यालयों में आधुनिक लैब, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के साथ ही उद्योगों के साथ एमओयू कर छात्रों को इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया गया। कॉन्क्लेव में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नेप के क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिए हैं। तो शिक्षा में नवाचार और इंडस्ट्री सहयोग पर फोकस किया गया है। छात्रों को मिलेंगे इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर। ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। रुड़की में नेप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है, जहां नेप क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो शिक्षा में नवाचार और इंडस्ट्री में सहयोग पर यह बड़ा फोकस रखा गया है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और इसके साथ ही नेप क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा और में नवाचार और इंडस्ट्री सहयोग पर फोकस रखने की बात कही गई है। तो रुड़की में नेप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही, जहां इस क्रियान्वयन में नेप क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा में नवाचार और इंडस्ट्री सहयोग पर फोकस रहने की बात की गई है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। शिक्षा, कौशल विकास, नेप के क्रियान्वयन, डिजिटल और इनोवेशन, साथ ही स्टार्टअप को लेकर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया, प्रेजेंटेशन यहां पर दिया गया। तो आपको बता दें, कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, नेप कॉन्क्लेव का, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय में आधुनिक लैब, इनोवेशन सेंटर और रुड़की में देखिए ये छात्रों को मिलेंगे इंटर्नशिप की सुविधा। और वही आगे बढ़ेंगे। रुड़की में आयोजित उत्तराखंड नेप कॉन्क्लेव 2026 में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालयों में नेप 2020 के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए ठोस और समयबद्ध रोड मैप तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, इसके साथ ही उद्योग को जरूरत और भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए। विश्वविद्यालयों में आधुनिक लैब, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के साथ ही उद्योगों के साथ एमओयू कर प्रशिक्षण को और रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया गया है। जहां कॉन्क्लेव में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नेप के क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिए हैं। तो तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां 24 लाख मतदाताओं को इसमें रखा गया है। एसआईआर को लेकर ये बड़ी बैठक। में बीजेपी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। प्रदेश महामंत्री और एसआईआर प्रभारी तरुण बंसल के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात की है
आपको बता दें कि पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता और असामाजिक तत्व बूथ स्तर पर बीएलओ और बीजेपी के बीएलए 2 को धमका रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और मतदाता सूची में 2 जगह नाम मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जैसी आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि पारदर्शी तरीके से त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके। तो एसआईआर को लेकर देखिए कि ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। बीजेपी के चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, जहां कांग्रेस पर बीएलओ को धमकाने का ये बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगा है, जहां चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। तरुण बंसल ने सीईओ से मुलाकात की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी का कहना है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और मतदाता सूची में 2 जगह नाम मृत या स्थानांतरित मतदाता के नाम जैसी आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि पारदर्शी तरीके से त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके। तो देखिए, कांग्रेस पर बीजेपी ने ये बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पर बीएलओ को धमकाने का ये बड़ा आरोप लगा है। तरुण बंसल ने सीईओ से मुलाकात की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो एसआईआर को लेकर बीजेपी के चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, जहां कांग्रेस पर बीएलओ को धमकाने का ये बड़ा आरोप लगा गया है, जहां बीजेपी ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और वही उत्तरकाशी में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम तेजी के साथ चल रहा है। जिले के तीनों विधानसभा सीटों के 558 मतदान केंद्रों पर बीएलओ और निर्वाचन कर्मी दाव आपत्तियों के निस्तारण में जुटे हुए हैं। कुल 63,717 नोटिसों के सापेक्ष 63,428 वितरित किए जा चुके हैं। ऐसे में 46,723 मामलों की सुनवाई पूरी हो गई है। पुरोला विधानसभा क्षेत्र में 16,633, यमुनोत्री में 17,504 और गंगोत्री में 12,586 मामलों की सुनवाई पूरी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अधिकारियों को सभी मामलों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को हटाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले इस पूरे प्रपत्र में मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को हटाने की मांग की जा रही है। एसआईआर में 46,723 नोटिसों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जहां आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मतदाता सूची पुनरीक्षण में 63,428 मतदाताओं को नोटिस वितरित किए गए हैं, जहां जिनमें से 46,723 मामलों की सुनवाई पूरी हो गई है। पुरोला विधानसभा क्षेत्र में 16,633 और इसके साथ ही यमुनोत्री में 17,504 और गंगोत्री में 12,586 मामलों की सुनवाई पूरी हुई है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अधिकारियों को सभी मामलों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वही अभियान के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को हटाने पर जोर दिया गया है। तो उत्तरकाशी में मतदाता सूची पुनरीक्षण इस वक्त तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एसआईआर का बहुत महत्वपूर्ण है काम और बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर भी है। जो हमारे नोटिस सर्व हुए थे उसके सापेक्ष डॉक्यूमेंट लेके हमारी जो सुनवाई चल रही है ईआरओ और एईआरओ लेवल पे, यानी तहसीलदार, एसडीएम और एईआरओ, जो हमने अपने वीडियोस को भी कहीं पे बनाया है कार्य को देखते हुए। यह कार्य 31 अगस्त तक पूरा होगा। तीनों विधानसभाओं में लगभग 65 से 70% काम पूर्ण हो चुका है। नोटिस की सुनवाई में मुख्यतः जो डॉक्यूमेंट देने हैं
तो 11 तरह का डॉक्यूमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी से जुड़े हैं किसी भी व्यक्ति की, जिसकी 2003 और 2000 जो अभी वर्तमान में एसआईआर हो रहा है, तो उसमें निर्वाचन नामावली में किसी भी तरह का अंतर है। हजार 428 मतदाताओं का यहाँ पर नाम देखिए, जहाँ पात्र मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, जहाँ अपात्र है उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर में 46,723 नोटिसों की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। उत्तरकाशी में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ 63,428 मतदाताओं को नोटिस वितरित किए गए हैं और पात्र मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। और वहीं चमोली के हिमाच्छादित और दुर्गम राजस्व गांव में जनगणना 2027 के तहत पूरे दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक इन गांव के लोग घर बैठे ऑनलाइन स्वगणना कर सकेंगे। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना कर्मचारी और सुपरवाइजर घर घर जाकर जनगणना और मैपिंग का काम करेंगे। जिले में कुल 25 स्नो बाउंड गाँव चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से ऑनलाइन स्वगणना पूरी करने और प्राप्त कोड नंबर सुरक्षित रखने की अपील की है, ताकि घर घर होने वाली प्रक्रिया में आसानी हो। तो 1 सितंबर से घर घर पहुंचेगा गणना दल। जहां आपको बता दें, चमोली में जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। घर बैठे ऑनलाइन होगी स्वगणना। तो 31 अगस्त तक कर सकेंगे स्वगणना। 31 अगस्त का ये डेट दिया गया है जहां स्वगणना की जा सकती है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और आपको बताते चले, जनगणना की प्रक्रिया शुरू शुरू से हो रही है। घर घर होने वाली प्रक्रिया में इससे आसानी होगी और साथ ही गणना पूरी करने और प्राप्त कोड सुरक्षित रखने की भी अपील की जा रही है। तो प्रशासन ने लोगों से ऑनलाइन स्वगणना पूरी करने पर बात की है, यानी घर बैठे बैठे स्वगणना की जा सकती है। 31 अगस्त तक आप कर सकेंगे स्वगणना। 1 सितंबर से घर घर पहुंचेगा गणना दल। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां जनगणना 2027 के तहत दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक इन गाँव के लोग घर बैठे ऑनलाइन स्वगणना कर सकेंगे। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना कर्मचारी और सुपरवाइजर घर घर जाकर जनगणना और मैपिंग का काम करेंगे। जिले में कुल 25 स्नोबाउंड गांव चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से ऑनलाइन स्वगणना पूरी करने और प्राप्त कोड नंबर की सुरक्षित रखने की अपील की है, ताकि घर घर होने वाली प्रक्रिया में आसानी हो। और उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हिमालयी राज्यों में अग्रणी बनकर उभर रहा है। प्रदेश में पिछले 5 सालों में 221 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें 84 फास्ट और 137 स्लो चार्जर शामिल है। इसके अलावा फेम 2 योजना के तहत 61 अतिरिक्त चार्जिंग यूनिट भी स्थापित की गई है। राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 1.04 लाख पहुंच गई है, जिसमें पिछले 3 सालों में 58,000 से ज़्यादा ईवी शामिल हुए हैं। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य हिमालयी राज्यों से आगे आए हैं। ऐसे में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के मुताबिक सरकार पर्यटन और चारधाम यात्रा मार्गों पर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने के साथ सार्वजनिक परिवहन का भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक करने पर जोर दे रही है। सरकार का कहना है कि ईवी को बढ़ावा देने से पहले और ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में 221 ईवी चार्जिंग स्टेशन है, जहां राज्य में 1.04 लाख ईवी पंजीकृत हुए हैं। और इसके साथ ही ग्रीन मोबिलिटी पर धामी सरकार का पूरा फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। ईवी चार्जिंग से उत्तराखंड अब हिमालयी राज्यों में नंबर 1 बन चुका है। उत्तराखंड में 221 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। राज्य में 1.04 लाख ईवी पंजीकृत हुए हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं।
जहां आपको बता दें चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में जम्मू, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई हिमालयी राज्यों से आगे हैं। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के मुताबिक सरकार पर्यटन और चारधाम यात्रा मार्गों पर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने के साथ सार्वजनिक परिवहन को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ईवी को बढ़ावा देने से प्रदूषण और ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हिमालयी राज्यों में हमारा उत्तराखंड प्रथम पंक्ति में आया है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगे हैं। आज हम ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश जो है ग्रीन क्लीन रहे और जो हमारा प्रदेश है वो प्रदूषण मुक्त हो। इसके लिए जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम लोग सेमिनार्स कर रहे हैं और हमारा उत्तराखंड जो है इसी योजनाओं के तहत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो मुहिम चलाई है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी बनाई है उसमें आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने काम किया। तो आज उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ 221 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित हुए हैं। हरिद्वार में सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और सुबह होते होते मंदिरों में लंबी कतारें लग गई। शिव की ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मान्यता के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार के बाद भगवान शिव कैलाश लौट जाते हैं और इसी आस्था के साथ भक्तों ने भोलेनाथ को विदाई दी। तो सावन के आखिरी सोमवार पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी। श्रद्धालु रात से ही लाइनों में लगे हुए हैं। भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर भारी भीड़ उमड़ चुकी है। सोमवार के बाद भगवान शिव कैलाश लौट जाते हैं और कहा जाता है कि इसी आस्था के साथ भक्तों ने भोलेनाथ को विदाई दी है। तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहाँ भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ गई श्रद्धालुओं की। रात से ही श्रद्धालु लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए आतुर हो रहे हैं। दक्षेश्वर भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक के दौरान भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और सावन के आखिरी सोमवार पर शिव मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और भक्त लंबी लंबी लाइनें लगाकर कतारों में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए जुट रहे हैं। और इसके साथ ही रात से ही लगातार लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सभी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सावन के आखिरी सोमवार पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिला। भक्त रात से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए आतुर है, उत्सुक है। और इसके साथ ही साथ आखिरी सोमवार में आपको बताते चले कि तमाम शिव मंदिरों में भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने की तस्वीरें अलग अलग सामने। आफरीन बानो ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। आफरीन, देखिए आज सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में तमाम शिव मंदिरों में देखिए आज शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। रात से ही कई जगह भक्त लंबी लंबी लाइनों में जलाभिषेक के लिए लगे हुए हैं। आपकी जहां मौजूदगी है वहां अभी क्या स्थिति है? कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए? इस वक्त मैं जौलापुर स्थित जटेश्वर महादेव मंदिर के अंदर मौजूद थी और आज आखिरी सोमवार है। और आखिरी सोमवार में अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो इस वक्त लगातार सुबह तड़के से ही लोग यहाँ पर शिवालयों में आकर भगवान भोलेनाथ को पवित्र गंगा जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप इस तरीके से कहेंगे कि आपके नजदीक से दिखाएं कि जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ को खुश करने की जो कोशिश, प्रसन्न करने की जो कोशिश लगातार विभाग से वो कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो लेते हैं। एक लोटा जल मात्र से ही वो अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते, क्योंकि प्रसन्न होने के लिए भगवान भोलेनाथ को भाव चाहिए, एक सच्चा भाव। अगर कोई भी भक्त एक सच्चे भाव से एक लोटा जल भी चढ़ता है तो भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और इनके मन में सुख शांति भी आती है। और वहीं अगर बात की जाए आखिरी सोमवार की तो तमाम शिवालयों में नहीं, महादेव मंदिर में नहीं, बल्कि दक्षिण
सुबह तड़के से ही जो धीरे धीरे वो भी खिड़की जा सकती है। और आखिरी सोमवार में हरिद्वार की बात की जाए तो आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम तमाम प्रांगणों में, मंदिर प्रांगणों में, तमाम शिवालयों में सुबह से देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लंबी लंबी कतारों में आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की पवित्र गंगा जल, बेलपत्र, पुष्प और तमाम पूजा की सामग्री से पूजा कर रहे हैं पूरी विधि विधान के साथ, और उनसे पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये मनोकामना कर रहे हैं कि उनके घर में सुख शांति आ सके। अब बिल्कुल देखिए, आज सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में काफ़ी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। कई जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसे में काफ़ी संख्या में भीड़ जुटने के लिए किस तरह से प्रशासन जो है व्यवस्था किया है, किस तरह से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए श्रद्धालुओं सुरक्षा के लिहाज से तो प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की सुरक्षा की तो सबसे ज्यादा जो उसकी जरूरत होती है वो दक्ष प्रजापति मंदिर के प्रांगण में होती है, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का ससुराल माना जाता है। दक्ष नगरी भोलेनाथ का ससुराल तो है ही, साथ ही साथ वहाँ पे वो जगह मौजूद है जहाँ पर माता सती वो कुंड वहाँ पर बनी है। जिस वक्त माता सती हुई थी उस वक्त भगवान भोलेनाथ के शिखर से कुछ ऐसे वहाँ पे पौधे उत्पन्न हुए थे जो 5 प्रकार के हैं, जो कि एक पेड़ जिसमें 5 तरह के पेड़ हैं, जो कि अब एक पेड़ की तरह निकला और वो मौजूद है वहां पर पेड़, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और एक समस्या और भी है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान बिल्कुल देखिए, सोमवार का आखिरी सोमवार है, जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक करने और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश जरूर इस वक्त की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।